आज संभल जाने की तैयारी में है कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। इस प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हैं, राज्यसभा के सांसद इमरान समेत कई और दिग्गजों के जाने के आसार हैं। हालांकि यूपी पुलिस प्रशासन ने 10 दिसंबर तक बाहरी लोगों के संभल में एंट्री पर रोक लगाई। जो अत्याचार अन्याय संभल में हुआ है उसकी वस्तु स्थिति की जानकारी करने के लिए हमारा एक डेलीगेशन पहले से अनाउंस था कि हम 2 तारीख को जाएंगे, क्योंकि 1 तारीख तक रोक लगी थी। फिर उन्होंने 1 तारीख को बढ़ाकर 10 तारीख कर दी। तो और हम लोग 10 तारीख किया हुआ है, हम सब लोग जाएंगे और निश्चित तौर से अपनी बात वहाँ जो लोगों के साथ अत्याचार अन्याय हुआ उसका पूरी वस्तु स्थिति की जानकारी करके अपने लीडरशिप को बताएंगे। संभल में गिरफ्तार किए गए आरोपियों के परिवार वालों का कहना है कि पुलिस उन पर दूसरे लोगों का नाम बताने के लिए दबाव डाल रही है। बच्चों को डरा भी रहे हैं, ये बोल रहे थे कि 10 लड़कों के नाम बताओ दोनों, और वरना हम तुम्हें मार देंगे। अगर ये कह दिया तुमने पुलिस वालों ने मारा है तो हम तुम्हें मार देंगे। पब्लिक का नाम लेने के पब्लिक ने मारा है हमें। बच्चों को डरा रहे हैं ये। वहाँ पर भी बोला था और यहाँ भी बोला होगा, वहाँ तो पक्का बोला था। दंगे के दिन क्या करने के लिए गया था? वहाँ पे उतनी भीड़ थी, हिंसा होने की संभावना थी, तो हसन वहाँ करने क्या गया था? छोटा भाई को देखने गया था। घर पे 2 भाई हैं, एक ये बड़ा ये है, छोटा एक और है। उसको देखने के लिए गया था। क्या मम्मी ने बोला था कि उसको देख लो, क्या कभी झगड़े में चोट लग जाए। तो जो गोली लगी है वो क्या पता चला, कैसे गोली लगी? ये तो वही मतलब जैसे भीड़ थी और वो जो गोले छोड़े गए थे, पता नहीं जिससे मतलब आंखों में धुआं आ जाता है, वो गिर गया था। तब गोली लगने के बाद में गिर गया था, भाग नहीं पाया था। और भी कहीं चोट लगी है? और भी है, हाँ, सारा सूजा हुआ पड़ा है। सर मारा बहुत है उसे, डंडों से सारे में निशान हो रहे हैं, पूरे जिस्म पर निशान है, नीले नीला हरे नील पड़े हुए हैं सारे। आरोपियों की तरफ से लगाए जा रहे इन आरोपों का पुलिस और प्रशासन ने खंडन कर दिया है। मुरादाबाद के कमिश्नर अंजनी कुमार सिंह ने कहा है कि वो संभल पर कार्रवाई पर खुद नजर रखे हुए हैं। हमने अभी तक 30 लोगों को गिरफ्तार किया है। जितने लोगों का गिरफ्तार किया उनकी इन्वॉल्वमेंट के कारण से मीडिया को भी जारी किया है कि ये देखिए इनका ये इन्वॉल्वमेंट है। और अगर हमें ऐसा करना होता कि नहीं अंधाधुंध किसी को उठाना है, आप बताइए कि पिछले 3 दिन हो गए हमने कितनी अरेस्ट की हैं। ये अपने आप में पता चल जाता है कि हम किसी से नाम उगलवा के क्या कोई अरेस्ट कर रहे हैं। अगर ऐसा करना होता तो हमारे पास पर्याप्त टाइम था, हम बहुत सारे लोगों को जेल भेज सकते थे। मैं शुरू से दावा करता रहा हूं कि बिना एविडेंस के किसी को नहीं भेजेंगे। तो क्या उसके केवल नाम देने से हम किसी को जेल भेज देंगे? महाराष्ट्र में आज के दिन बड़ा अहम है। एकनाथ शिंदे अपने गांव सतारा से लौट आए हैं। सीएम पर बना हुआ सस्पेंस आज हट सकता है। हालांकि एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जो भी कहेंगे उन्हें मंजूर होगा। मेरी तबीयत अच्छी है। मैं यहाँ पर आया था अरेस्ट करने के लिए। अभी बहुत काफी भागदौड़ हो गई चुनाव में। मैं एक दिन में 8-8, 10-10 सभा ली थी और मैंने कोई अभी तक मेरे 2-2.5 साल के कार्यकाल में छुट्टी बिट्टी कोई मनाता नहीं। मैं यहाँ भी आता हूँ, यहाँ भी जनता दरबार होता है, लोग आते हैं। अभी भी लोग आए मेरे को मिलने काम के बहाने। वो यहाँ आने के बावजूद भी मुझे लोगों से मिलना है। मिलता हूँ मैं लोगों को और मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, अभी ठीक हूँ। और मुझे एक ही है कि ये सरकार जो है ये जनता की आवाज वाली सरकार है। आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर नोएडा के किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच कर रहे हैं। वहीं दिल्ली कूच के ऐलान के बाद ही ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। किसानों के कार्यक्रम के दौरान गौतम बुद्ध नगर से दिल्ली सीमा से लगने वाले सभी बॉर्डर्स पर बैरियर लगाकर दिल्ली पुलिस और नोएडा पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है। ऐसे में नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर लगने वाले मार्गों पर आज ट्रैफिक को देखते हुए पुलिस ने कई सड़कों का डायवर्जन किया है। वहीं नोएडा दिल्ली आने जाने वाले मेट्रो के सफर की सलाह दी गई है उन्हें। यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे होकर दिल्ली जाने वाले मार्ग पर भी सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों का आगमन प्रतिबंधित कर दिया गया है। वाहन चालकों से वैकल्पिक रास्तों का प्रयोग करने के लिए कहा गया है। दिल्ली की सियासी तपिश अब चारों ही तरफ महसूस होने लगी है। चुनाव आयोग की ओर से दिल्ली विधानसभा के शेड्यूल का ऐलान अभी होने में वक्त है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति के संकेत देने जरूर शुरू कर दिए हैं। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के इस ऐलान के बाद से ही अकेले वो 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे कह चुके हैं। ये अब तय हो चुका है कि दिल्ली की जो लड़ाई है एक बार फिर से त्रिकोणीय होने जा रही है। दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा। ये वो ऐलान था जिसका हर किसी को इंतजार था। दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा। हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस की हार के बाद अंदाजा तो हर कोई लगा रहा था, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से औपचारिक ऐलान होने के बाद अब तस्वीर साफ हो गई है।
बच गया दिल्ली चुनाव का बिगुल। चरम पर पहुंचा आरोप प्रत्यारोप का शोरगुल। आप कांग्रेस और बीजेपी में बढ़ी चुनावी हलचल। दिल्ली के दिल में क्या है, यह तो कुछ महीनों के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में तय होगा, लेकिन राजनीतिक दलों के दिल में क्या है, यह काफी हद तक रविवार को तय हो गया। अरविंद केजरीवाल ने साफ साफ ऐलान कर दिया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो किसी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, कोई गठबंधन नहीं होगा, यानी आम आदमी पार्टी अकेले अपने ही दम पर चुनाव में उतरेगी। विधानसभा चुनाव की अब सुगबुगाहट शुरू हो गई है, गठबंधन की लगातार बातें चल रही हैं, तो क्या दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा? विधानसभा चुनाव की अब सुगबुगाहट शुरू हो गई है, गठबंधन की लगातार बातें चल रही हैं, तो क्या दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा? वैसे भी पार्टी के ज्यादातर नेता कांग्रेस के साथ तालमेल के हक में नहीं थे। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के साथ चुनावी मैदान में उतरने का आम आदमी पार्टी को कोई फायदा नहीं हुआ था। अब आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ 70 की 70 सीटों पर अपनी ताकत आजमाएगी। पार्टी ने कई उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। जब से अरविंद केजरीवाल जी पदयात्राएं कर रहे हैं, दिल्ली वालों के बीच पैदल चल के उनसे मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को नींद आनी बंद हो गई है। उनको दोबारा तीसरी बार दिल्ली में हार नजर आ रही है, और जब आदमी हारता है तो बेईमानी करता है। जैसे जैसे दिल्ली का मौसम सर्द होता जा रहा है, सियासत की सरगर्मियां चुनावी फिजा को खुशगवार बना रही हैं। वैसे अभी तो आगाज ही हुआ है। दिल्ली की राजनीति अगले 2 महीने में कई बार करवट लेगी, कई बार मौसम बदलेगी, और जाहिर है पाला बदलने वालों की भी कोई कमी नहीं होगी। आशुतोष मिश्रा के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। तो दिल्ली की सियासी गलियों की सुरक्षा को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी फिर से आमने सामने हैं। एक तरफ है विधायक नरेश बाल्यान की गिरफ्तारी, तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल पर हर कुछ दिनों में होने वाला हमला। फिलहाल आम आदमी पार्टी के विधायक को तो 2 दिनों के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया गया, लेकिन सुरक्षा का मुद्दा चुनाव तक गर्माता ही रहेगा। गिरफ्तार आप विधायक पर बढ़ा सियासी पारा। दिल्ली में सुरक्षा बना बड़ा सियासी नारा। चुनाव से पहले हर दिन एक नया मुद्दा दिल्ली की सुर्खियां बन रहा है। ताजा मामला है आप विधायक नरेश बाल्यान का, जिन्हें रविवार की शाम 2 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। दरअसल आप विधायक नरेश बाल्यान पर गैंगस्टर कपिल सांगवान के साथ मिलकर उगाही रैकेट चलाने का आरोप है। रविवार को नरेश बाल्यान से पहले आरकेपुरम के क्राइम ब्रांच दफ्तर में पूछताछ की गई, फिर उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। भारत से फरार होकर लंदन में बैठे दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू से बातचीत का ऑडियो क्राइम ब्रांच को मिला था। पुलिस का कहना है कि ऑडियो क्लिप काफी वक्त से सोशल मीडिया पर है। अब इसमें कपिल सांगवान की आवाज है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। आप विधायक नरेश बाल्यान की गिरफ्तारी के बाद से दिल्ली का सियासी पारा अचानक और बढ़ गया। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसे साजिश करार देते हुए सारे आरोप बीजेपी और पुलिस के सर मढ़ दिए, जबकि बीजेपी ने उल्टे आम आदमी पार्टी को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल आने वाले चुनाव में दिल्ली में सुरक्षा के मुद्दे को आक्रामक अंदाज में भुनाने में जुट गए। रविवार को केजरीवाल ने फिर दोहराया कि दिल्ली दहशत में जी रही है। दिल्ली के चुनाव में सुरक्षा का मुद्दा हमेशा से बड़ा रहा है। बेशक बीजेपी इसे आम आदमी पार्टी की नौटंकी बताती रही है, लेकिन आप इसे हर बार आम आदमी से जोड़कर सहानुभूति बटोरने की कोशिश करती रही है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। मोहन भागवत के 3 बच्चे पैदा करने की सलाह पर सियासत अब तेज हो चुकी है। दरअसल संघ प्रमुख ने कार्यक्रम के दौरान कह दिया कि जनसंख्या में गिरावट चिंता का विषय है और ऐसे में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए लोगों को कम से कम 3 बच्चों को पैदा करना चाहिए। अब भागवत के इस बयान पर सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जेडीयू, ओवैसी की ओर से प्रतिक्रियाएं आ चुकी हैं। भागवत के बयान पर ओवैसी का भी पलटवार सामने आया, जहां वो कह रहे हैं कि जिस तरह लाडली बहन के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, उसी तरह ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए भी कोई योजना निकाल देनी चाहिए। संख्येचा उल्लेख झाला, जनसंख्या कमी होते फार चिंता आहे। चिंतेचा विषय आहे याचं कारण हे शास्त्र, लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक ते असं सांगतं
की 2.1च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो. पृथ्वीच्या पाठीवर तो राहत नाही. कोणी त्याला मारेल असं नाही, तो काही नसलं संकट तरी तो समाज नष्ट होतो, पुढे चालत नाही. अनेक भाषा अशा नष्ट झाल्या, अनेक समाज असे नष्ट झाले. 2.1च्या खाली येतं का? आपल्या देशाची जनसंख्या नीती 1998 वगैरे मध्ये ठरली का 2002 मध्ये ठरली का साल माहित नाही मला, पण त्याच्यातही असं सांगतात की 2.1च्या खाली नाही. 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना कधी. 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे नाही, 3 पाहिजे कमीत कमी, असं शास्त्र सांगतं. पण ही संख्या ही याकरता महत्वाची आहे की टिकलं पाहिजे की नाही, टिकलं पाहिजे असं आपल्याला सगळ्यांना वाटतं, कारण ते आपलं आहे. ते किती चांगला वाईट आहे हे मूल्यांकन नंतर असतं, ते आपलं आहे. आपण कुटुंबात हेच शिकतो ना. वो कब गुलाटी मारते नहीं मालूम आपको. अभी देखो, अभी बोल दिए बच्चे पैदा करो दादा बोल के. कल तक तो उन्हीं के लोग बोल रहे थे मुसलमान ज्यादा पैदा कर रहे, डेमोग्राफिक चेंज हो जाएगी. तो आप तो हमको दिखा रहे हैं कि हम लोग रिसोर्सेज खा जाएंगे, वो खा जाएंगे. अब मोहन भगवत बोल रहे बच्चे पैदा करो. तो हम मोहन भगवत जी से पूछना चाह रहे हैं कि बच्चे पैदा करने के लिए वो क्या लोगों को देंगे, क्या कुछ देंगे? अकाउंट में डालेंगे 1500 रुपए, जो बच्चे ज्यादा पैदा करेगा उसको 1500 बढ़ के मिलेंगे. मंच की मर्यादा को उत्तरकाशी में हिंदू संगठनों की महापंचायत में शामिल हुए बीजेपी विधायक टी राजा का बयान सामने आया. नेता ने कहा है कि सीएम धामी को सीएम योगी से चर्चा करके बुलडोजर खरीद लेना चाहिए. वहीं हिंदू महापंचायत के शांतिपूर्ण समाप्त होने के बाद उत्तराखंड रक्षा मंच के संस्थापक ने कहा है कि महापंचायत का जो मीनिंग और मकसद था उसे साबित करने में जनता असफल है. धामी जी एक बहुत अच्छे इंसान है और सब लोगों ने देखा है कि धामी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद में उन्होंने कितना अच्छा रिजल्ट दिया है, लेकिन हमें और अच्छे रिजल्ट की उम्मीद है. तो हम धामी जी से निवेदन करते हैं कि एक बार चाय पे चर्चा योगी जी से कर ले. योगी जी किस प्रकार से अवैध मजारों को, अवैध जो लोग कब्जा करते हैं उनको किस भाषा में, किस स्टाइल में योगी जी उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, वो स्टाइल इंप्लीमेंट उत्तराखंड में भी करने की आवश्यकता है. क्योंकि जो लोग बातों से नहीं मानते उनको कम समटाइम बुलडोजर से भी समझाना पड़ेगा. पश्चिम बंगाल में बर्दवान में एक स्कूल में उल्लू पक्षी और सांप का ठिकाना है. प्रधान शिक्षक की देखरेख में यहाँ 30 उल्लू भोजन करते हैं और इस स्कूल है जहाँ उल्लू पक्षी और सांप खुलेआम घूमते हुए नजर आएंगे. यहाँ उल्लुओं का परिवार बसा दिया गया है. सिर्फ उल्लू ही नहीं बल्कि स्कूल के बरगद के पेड़ को भी पक्षिकालय बना दिया गया है, जहाँ कबूतर हैं, शालिक हैं, गौरैयाएं हैं, गिलहरियां हैं, चूहे भी खूब नजर आएंगे, चमगादड़े हैं. पक्षी और जानवरों से स्कूल के 600 से ज्यादा छात्र हैं जिनका कोई टकराव नहीं है. बर्दवान का यह अनोखा स्कूल लोगों में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है.